हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास 8 का ये चैप्टर है और इसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग बेसिकली ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, फोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया। डियर स्टूडेंट, ये आप लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे भी बहुत सारा चीज इसके अंदर पढ़ना है। जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाओगे वैसे वैसे इसका कॉन्सेप्ट और बेहतर होता जाएगा। लेकिन हम लोग क्लास 8th लेवल पे भी बहुत अच्छे लेवल का फिजिक्स इसके अंदर पढ़े, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ना कि फोर्स क्या होता है। तो देखिए, फोर्स किसको कहते हैं, फोर्स किसको कहते हैं। देखिए, फोर्स क्या होता है कि सपोज कीजिए कि मान लेते हैं एक बॉडी है जो इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक, जिसका कुछ मास मान लेते हैं एम है, भी मास से कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग एक सिंपली एक बॉडी मानते हैं इसको। और ये बॉडी के पास मास एम है और ये सरफेस पे रखा हुआ है। जब हम किसी इसी ऑब्जेक्ट को दोनों हाथों से ऐसा पुश करते हैं, इसको बोलते हैं पुश करना, इसको बोलते हैं हम लोग पुश। या कोई बच्चा है जो यहां पर खड़ा है और इसको एक रस्सी से बांध करके अपने हाथों से खींच रहा है, अपने हाथों से क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये इसको बोलते हैं पुल, इसको हम लोग बोलते हैं पुल। पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है खींचना। तो या तो ये पुश करेगा, नहीं तो ये पुल करेगा, और हम पुश और पुल को हम बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स इज डिफाइंड एज, फोर्स सिंप्लिसिटी के साथ डिफाइन करते हैं, फोर्स इज डिफाइंड एज, फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी बॉडी को, यानी कि किसी बॉडी को पुश करते हैं या फिर किसी बॉडी को पुल करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो बस इतना ही आपको जानना है कि फोर्स क्या होता है, कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, फोर्स का जो सिंबल होता है, कभी भी आपको फोर्स दिखाना होगा तो इतना बड़ा फोर्स नहीं लिखने की आवश्यकता है। सब टर्मिनोलॉजी के लिए, सब टर्मिनोलॉजी के लिए सिंबल दिए हुए हैं। तो हम लोग फोर्स का जो सिंबल यूज करेंगे, सिंबल्स, सिंबल्स फॉर फोर्स। फोर्स का जो सिंबल होता है वो हमेशा एफ से लिखेंगे, कैपिटल एफ से, है ना। फोर्स का सिंबल कैपिटल एफ से लिखेंगे हमेशा, ठीक। अब हम इस फोर्स का यूनिट जानते हैं, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का एस आई यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। हम लोग सिंपली इसको एन लिखते हैं, एन, कैपिटल एन लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा न्यूटन लिखना होगा तो ये कैपिटल से नहीं लिखना होगा, आप ऐसा न्यूटन लिख सकते हैं, और अदरवाइज आप इसको सिर्फ एन लिख सकते हैं। तो ये तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। अब इसका हम लोग बात करेंगे, यहां पर देख लीजिए, इसका सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखिए, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, है ना। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर और जी का मतलब होता है ग्राम और ये एस का मतलब होता है सेकेंड। एक ऐसा सिस्टम
जिसके अंदर लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। ऐसा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ सिस्टम। सीजीएस यूनिट ऑफ सिस्टम। तो सीजीएस यूनिट में जो फोर्स का यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है डाइन। ठीक है, डाइन जो है वो जो डाइन होता है वो नहीं है, ये डाइन एक फोर्स का यूनिट है। ठीक है, अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 5 डाइन के, मतलब 1 न्यूटन जो होगा वो 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग इतना सारा कुछ सीख गए। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करके और कॉन्सेप्ट इसके पीछे का बताता हूं। तो हम लोग समझ गए कि फोर्स जो होता है, फोर्स का एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अगर आपको न्यूटन पूरा लिखना है तो स्मॉल एन से लिखोगे, ऐसा न्यूटन। और अगर आप न्यूटन नहीं लिखना चाहते हो तो न्यूटन की जगह पे सिंपल कैपिटल लेटर एन लिखोगे आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं किसी बॉडी पे, एक बॉडी है जिसके ऊपर हम फोर्स, एक बच्चा है जो इस बॉडी को धक्का दे रहा है, ये धक्का दे रहा है मतलब पुश कर रहा है इस बॉडी को, तो हम बोल सकते हैं ये जो फोर्स लगा रहा है, सपोज कीजिए ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स बराबर 10 न्यूटन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है फोर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, जिसका सिंबल होता है एन। अब एक बच्चा है जो एक बॉडी को पुश कर रहा है, तो सपोज कीजिए ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग 10 न्यूटन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा ही आपको जनरली मिलेगा। ठीक है, तो इतना कुछ समझने के बाद अब हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लिख सकते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं, कुछ ऐसे आपको टर्म मिलेगा जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब फोर्स के पास द क्वांटिटी having magnitude as well as डायरेक्शन। एक ऐसा बॉडी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और उसका डायरेक्शन हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हम इसको समझते हैं कि ऐसी क्या इसकी आवश्यकता है कि भाई इसके अंदर डायरेक्शन की आवश्यकता है, मतलब इसकी क्या जरूरत पड़ी कि हमें डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ा। यहाँ पे फोर्स के लिए डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो, मान लो एक आपको गेट खोलना है, तो गेट खोलना है तो आप या तो पुश करोगे, नहीं तो पुल करोगे। अगर मान लो वो गेट पुश करने से, पुश धक्का देने से खुलता है, अब आप उसको पुल कर रहे हो तो गेट खुलेगा? नहीं खुलेगा। अगर कोई गेट है जो पुल करने के बाद खुलता है, तो अगर आप उसको पुश करोगे तो नहीं खुलेगा। मतलब फोर्स लगा रहे हो तो जानना जरूरी है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, उसी के हिसाब से, है ना। तो हम लोग समझ गए यहाँ पे कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। देखिए
सपोज कीजिए मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अब मैग्नीट्यूड का मतलब तो समझ गए कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड। सपोज कीजिए यहां पर देखिए कि ये फोर्स बराबर 10 न्यूटन लिखा हुआ है, तो 10 जो है ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, 10 क्या है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये न्यूटन जो है, ये एन जो है, ये इसका क्या है, यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट, और डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो ये सब इसके अंदर डायरेक्शन आते हैं, ठीक है। तो इतना समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है, कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या कर सकता है। सपोज करो, मान लेते हैं एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर एक बच्चा जो है इसको धक्का दे रहा है, तो धक्का दे रहा है तो हो सकता है ये बॉडी रेस्ट में ही हो जाए, मतलब इसे चले ही ना, अगर कम फोर्स लगाएगा तो चलेगा ही नहीं। ये भी हो सकता है कि ये बॉडी मोशन में भी आ सकता है। तो बॉडी अगर मोशन में आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मोशन में ये बॉडी क्यों आया, मोशन में बॉडी इसलिए आया कि यहां पे फोर्स लगा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फोर्स जो है वो रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकता है और मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में भी ला सकता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई बॉडी चल के आ रही है, हम उसको धक्का दे रहे हैं कि हमारे में आकर के लड़े नहीं, तो क्या होगा कि कुछ देर बाद हमें फोर्स लगाने के बाद कुछ देर वो रुक जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके ऊपर लिखेंगे फोर्स कैन change the state of an object, force can change the state of an object। फोर्स जो है स्टेट चेंज कर सकता है। स्टेट का मतलब अगर मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है, मान लेते हैं कोई बॉडी रेस्ट में है, अब इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी मोशन में आ जाएगा। ये बॉडी किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ये बॉडी किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अगर मान लो कोई मूविंग बॉडी है, सपोज करो ये बॉडी मूविंग है, जब ये मूविंग बॉडी है, अगर हम इसके ऊपर इधर मान लो मोशन कर रहे हैं, अब हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, मोशन इधर कर रहा है, मतलब फॉरवर्ड में मोशन कर रहा है, अब बैकवर्ड में हम फोर्स लगा रहे हैं। तो जब बैकवर्ड में फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होकर के और ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। ये बॉडी किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो जब ये बॉडी रेस्ट में आ गई तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, उसका स्टेट को चेंज कर सकता है। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, ठीक है। तो हम पहला इफेक्ट इसका पढ़ लिए। दूसरा क्या इफेक्ट हो सकता है इसका, दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, देखिए दूसरा इफेक्ट है दूसरा फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है।
अगर मान लेते हैं एक बॉडी है, एक बॉडी है जो सीधे ऐसे जा रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे कि जब बॉडी यहां पर पहुंच गया तो हम एक ऐसा फोर्स लगा देंगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, ऐसे चलने लगेगा। अगर हम यहां फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी ऐसे चलने लगेगा, है ना, ये बॉडी ऐसे चलने लगेगा। अगर हम यहां फोर्स लगाएंगे ऐसे, मतलब ऊपर से ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी ऐसे चलने लगेगा। और ये बॉडी फिर अगर हम यहां ऐसे फोर्स लगा देंगे इस बॉडी पे, ये बॉडी ऐसे जाएगा, और फिर अगेन यहां पर फोर्स लगा देंगे, ये बॉडी अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दिस बॉडी इज चेंजिंग डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, दिस बॉडी इज changing direction continuously. This body is changing direction continuously. जब ये बॉडी कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रही है तो चेंज करने का रीजन क्या है, तो रीजन है फोर्स। रीजन क्या है यहाँ पे, फोर्स। हर जगह क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। हर जगह क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ये बॉडी घूम जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो है डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और तीसरा पढ़ेंगे, फोर्स कैन चेंज द force can change the shape of an object, shape of an object. Force can change the shape of an object. देखिए फोर्स जो है किसी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है। सपोज कीजिए, मान लेते हैं एक हमारे पास बहुत सॉफ्ट बॉल है, ठीक है, एक हमारे पास सॉफ्ट बॉल है। अब इस बॉल के ऊपर हम इधर फोर्स लगा दिए ऐसे और इधर फोर्स लगा दिए ऐसे। जब हम दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे तो ये बॉल चूंकि सॉफ्ट है तो अपना डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसा कर सकता है, वो कुछ ऐसा कर सकता है। मतलब ये बॉल ऐसा था और ये छोड़ दिए, फोर्स लगा दिए इसके ऊपर, तो ये बॉल ऐसा हो गया। चूंकि बॉल ये इलास्टिक है, तो बॉल इलास्टिक का मतलब होता है कि अपने शेप को रिगेन, मतलब प्राप्त कर लेना, अपना जो प्रीवियस शेप है उसको अचीव कर लेना, वही उसकी इलास्टिसिटी होती है। तो अगर मैं फोर्स को हटाऊंगा तो वापस बॉल ऐसा ही बन जाएगा। अगर मैं फोर्स को रिलीज करूंगा, यहां से हटा दूंगा, तो ये बॉल वापस ऐसी बन जाएगा। तो बॉल का वापस अपनी पोजीशन में बनना, अपना शेप को प्राप्त कर लेना, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि फोर्स जो है इसका शेप चेंज कर सकता है। तो हम ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको लिखेंगे और आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के बारे में बहुत सारा जानकारी आप लोगों को मिल चुका होगा, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स को क्लासिफाई करना, मतलब फोर्स को क्लासिफाई हम लोग बहुत प्रकार से कर सकते हैं। तो फोर्स बेसिकली हम लोग देखते हैं कि फोर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हम लोग जानते हैं कि 2 तरह से फोर्स होता है। देखिए 2 तरह से फोर्स कैसे होता है समझते हैं। सपोज कीजिए, मान लेते हैं एक बॉल है, ठीक है, और इस बॉल के ऊपर इस तरह से फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है देखिए, और ये बॉल एक धरती पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है, और एक बच्चा है इस बॉल को धक्का दे रहा है, थोड़ा हैवी बॉल है ये, बॉल को धक्का दे रहा है। तो देखिए ये बॉल जो है वो रोलिंग करते करते वो बॉल यहां पर पहुंच जाएगी,
ठीक है, ये बॉल यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब ये कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं 5 मीटर का डिस्टेंस चलाएंगे। ठीक, अगर ये बच्चा यहां पे धक्का नहीं दिया होता तो क्या ये बॉल यहां जाता? बिल्कुल नहीं जाता। तो जब ये कांटेक्ट में है, इसका हाथ जो है इस बॉल के साथ क्या है? कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट में रहने के कारण इसके बॉल के ऊपर एक पुश फोर्स लगा और इस पुश फोर्स की वजह से ये चला गया यहां पे 5 मीटर दूर चला गया, 5 मीटर दूर चला गया। तो ऐसा फोर्स जो फिजिकल कांटेक्ट के कारण लगे, मतलब कुछ ऐसे फोर्स है जिसको जिसको जिसके अंदर टच नहीं होगा, अगर वो टच नहीं होता है तो लगेगा ही नहीं फोर्स। जैसे ये बच्चा जो है अगर ये हाथ से अपने टच नहीं करता तो ये नहीं लगता। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स। ठीक, तो ये कांटेक्ट फोर्स के कारण चला गया। अगर सपोज करो, मान लो एक बच्चा है जो यहां से इसी बॉल को फेंक रहा है ऊपर, तो बॉल कुछ हाइट तक यहां ऊपर जाएगा और बॉल जा करके अपने सेम पोजीशन पे आकर के यहां पे रुक जाएगा। मतलब ये जाने का रास्ता है और ये आने का रास्ता है। तो जाने का तो पता है कि बॉल को हाथ में लिया और जोर से फेंक दिया, लेकिन आने का तो कोई ऐसा बच्चा ऊपर नहीं था कि उस बॉल को रोक करके फेंका है, ये वापस अपने से आ रहा है। तो अपने से आ रहा है तो इसको ला कौन रहा है? इसको ला रहा है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, जो अर्थ है ये अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग के जितने सारे चीजें अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अर्थ जो है सारे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इस बॉल को भी अपने सेंटर की तरफ अर्थ अट्रैक्ट की होगी, इसलिए ये बॉल वापस जिस रास्ते से गया था उसी वापस रास्ते से आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर इसको आने के लिए बच्चा का कांटेक्ट आवश्यक नहीं है, ये बिना बच्चे के कांटेक्ट का आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये फोर्स एक्ट हो रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कुछ ऐसे फोर्स हैं जिसको डायरेक्ट टच होने की आवश्यकता नहीं। सपोज करो एक मैग्नेट की बात करते हैं। सपोज करो, मान लो ये मैग्नेट है, ये हमारे पास मैग्नेट है, एक दूसरा मैग्नेट है, मान लो आयरन के पीस है, ये आयरन है। तो मैग्नेट क्या करेगा, जब कुछ दूरी पर ये आएगा, जब ये कुछ दूरी पर ये आयरन के पीस आएगा तो कांटेक्ट अभी भी नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा, आकर के चिपक जाएगा इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये मैग्नेट क्या कर लिया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो अब इस फोर्स में भी जब ये मैग्नेट ने फोर्स लगाया है, इस बॉल को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना कांटेक्ट में आए भी ये इसके अंदर इसके पास खिंचा करके चला आएगा। तो फोर्स जो है टू टाइप्स हम लोग यहां पर क्लासिफाई कर दिए, और पहला हम लोग कर दिए कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा कर दिया हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स। पहला हम लोग कर दिए कांटेक्ट फोर्स और दूसरा हम लोग कर दिए नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखेंगे जो कांटेक्ट फोर्स के होंगे और कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखेंगे जो नॉन कांटेक्ट फोर्स के होंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए, एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल आपका हो जाएगा मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, दूसरा
मैकेनिकल फोर्स और तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ये आपके कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल आ जाएंगे। और ये अब हम लोग एग्जांपल लिख रहे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के। नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हो जाएंगे सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा नॉन कांटेक्ट का एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और तीसरा इसके अंदर हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। चौथा हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स है ना, एक एटीसी। सो इतने तरह के फोर्स हम लोग डिफाइन कर लिए। अब हम लोग वन बाय वन इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि ये फोर्स क्या क्या होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स में बात करते हैं। यहाँ पे ये सारे फोर्सेस इसके अंदर भी है, तो हम इसको मिटा देते हैं ना और अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको। देखिए ध्यान से, मस्कुलर फोर्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, अच्छा, मस्कुलर से मतलब होता है मसल्स। मस्कुलर का मतलब होता है मसल्स। तो जो फोर्स, ऐसा फोर्स जिसके अंदर आपका मसल्स यूज हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए एक बकेट यानी कि बाल्टी को उठाते हैं आप, तो बाल्टी को जब उठाइएगा तो आपको हाथ की जो मांसपेशियां हैं उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, खींचेगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग मस्कुलर फोर्स। एक बच्चा जो है, बहुत सारा केस में बच्चा जो है धक्का दे रहा था एक ब्लॉक, तो वो अपना कौन सा फोर्स यूज कर रहा था, मस्कुलर फोर्स यूज कर रहा था। तो इसके अंदर जो मस्कुलर फोर्स के अंदर हम लोग यूज करेंगे मसल्स, है ना। द फोर्स exerted due to the muscles of the body, इसको हम लोग बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। दूसरा बात करेंगे हम लोग मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स, तो देखिए मैकेनिकल फोर्स क्या होता है। सपोज कीजिए एक हमारे पास आयरन नेल है। एक हमारे पास क्या है, आयरन नेल है। ठीक है, ऐसा आयरन नेल बना लेते हैं रफ। ठीक है, अब आप इसको क्या करना है, हैमरिंग करना है। इसको हैमरिंग करना है। तो जब आप इसको हैमरिंग करोगे, सपोज कीजिए ये हमारा आयरन नेल और ये हमारा हैमर, तो जब मैं इसको हैमरिंग करूंगा ऐसे, तो इसका टिप जो है वो धीरे धीरे इस वॉल के अंदर धंसता जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स। अगर देखिए मैकेनिकल फोर्स एक प्रकार क्या है, मैकेनिकल फोर्स एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स क्यों है, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये आयरन नेल पे ये हमारा हैमर जो है जब से टच नहीं करेगा तो ये अंदर नहीं घुसेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैकेनिकल फोर्स है ना। हैमरिंग करना क्या है, एक प्रकार का मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, तो ये मैकेनिकल फोर्स। अच्छा, इसी फोर्स के कारण गाड़ी चलती है। गाड़ी क्या करता है, गाड़ी में जब हम पेट्रोल डलवाते हैं
या फिर डीजल डलवाते हैं तो उसका जो क्रैंक शाफ्ट है वो चलता है, क्रैंक शाफ्ट के रोटेशन से उसका जो व्हील होता है वो रोटेट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी एक प्रकार का क्या है, मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, फैन चल रहा है, आपके घर में फैन जो चलता है वो फैन चलता है, हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए उसको, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो क्या करेगा, जो फैन है वो मैकेनिकल एनर्जी बनाएगा, और मैकेनिकल एनर्जी बना करके वो क्या करेगा, घूमने लगेगा। तो ये सब मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल फोर्स होता है, जिसके कारण किसी को टर्निंग मिलता है, कोई अपने स्पीड को बढ़ाता है, कोई अपने स्पीड को घटाता है ना, किसी बॉडी को धक्का लगाता है, ये सब मैकेनिकल फोर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर हम बात करेंगे, थर्ड नंबर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल समझते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये तब लगता है जब बॉडी जो है सरफेस के कांटेक्ट में रहता है। मान लेते हैं ये एक सरफेस है ना, ये सरफेस, ठीक है, अब इसके ऊपर एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये गाड़ी का चक्का है। अब ध्यान से देखिए, ये गाड़ी का जो चक्का है ना, और ये सरफेस है रोड का, ये एक्चुअली प्लेन नहीं है। जब इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे आप तो कुछ इस तरह से, इस तरह से ये रोड नजर आएगा ऐसे, और ये जो चक्का है ये भी कुछ इस तरह के नजर आएंगे चक्का। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये रफ है ना, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, है ना, रफ डायग्राम बना रहा हूं, है ना, देखिए ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है रोड का। जो आपका रोड जो प्लेन देखते हो आप, ये एक्चुअली प्लेन नहीं होता है, वो इस टाइप का रहता है। अब इसके अंदर जो बॉडी ऊपर इसके अंदर चलती है ना, वो इस तरह से रहती है। ठीक है, इस तरह से बॉडी रहती है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये रफनेस है, तो रफनेस के कारण जब आप इसको धक्का दोगे तो ये रफनेस इसको चलने नहीं देगा, तो ये क्या करेगा, आपके मोशन का अपोज करेगा। अगर मान लो आप इधर चलना चाहते हो तो ये रुकावट इधर पैदा करेगा, अगर आप इधर चलना चाहते हो तो ये रुकावट इधर पैदा ये रुकावट इधर पैदा करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी या एक्टिंग बिटवीन द सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग always between two surfaces in contact, between two surfaces in contact। अगर दो सरफेस कांटेक्ट में होगा तो हमेशा मोशन को अपोज करता है। सो फ्रिक्शनल फोर्स लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स always opposes the motion of the body, always opposes the motion of the body। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम लोग समझ गए, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, है ना, यानी कि किसी बॉडी की मोशन को क्या करेगा, ये अपोज करेगा। तो ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में
सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सपोज कीजिए, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अगर मान लो एक बॉडी यहां पे बना दी है, ठीक है, ये है बॉडी 1, और ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ में आएगा, बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा। और दूसरा बॉडी है ये, जिसका नाम है 2, ठीक है। ये इस बॉडी का ये सेंटर है और इस बॉडी का ये सेंटर है। अब यहाँ पे सेंटर से सेंटर की दूरी जो है, इस बॉडी की सेंटर सेंटर की दूरी कितना है? r। सेंटर सेंटर की दूरी कितना है? r। तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि पहला वाला जो बॉडी है ना, दूसरे बॉडी के ऊपर अपने सेंटर से खींचेगा ऐसे, तो लिखेंगे इसको फोर्स किस पे लग रहा है? ये फोर्स दूसरे बॉडी पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। तो लिखेंगे फोर्स ऑन 2, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू बॉडी 1, ठीक है। अब ये बॉडी क्या करेगा? इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये फोर्स जो होगा वो क्या होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और कमाल की बात यह है, ये दोनों फोर्स जो है वो बराबर होता है। दोनों फोर्स क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। देखिए, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर अपोजिट दिखाना है तो आप एक तरफ माइनस दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के लिए वैलिड होता है ना। इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, दोनों की वैल्यू सेम आती है। और इसकी जो वैल्यू होती है एफ, है ना, एफ जी, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है, आगे आपको लोग पढ़ोगे, जी मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इनटू मास ऑफ सेकेंड बॉडी, और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है आर स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है, ठीक। तो इसको बोलते हैं नॉन, ये एक प्रकार का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। देखिए, एक बॉडी यहां पे है, दूसरा बॉडी यहां पे, फिर भी ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, ये फोर्स क्यों लगाते हैं? ड्यू टू इट्स मास। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है? मास की वजह से, ड्यू टू इट्स मास, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्कस करेंगे, इसको आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स में है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, ये क्या फोर्स है? देखिए, ये जो फोर्स लगता है, दिस फोर्स इज एक्सर्टेड ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल। दिस फोर्स, देखिए, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, द फोर्स which is exerted due to the charge particle, due to the charge particle. The force which is exerted due to the charge particle is called इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स।
इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम देखते हैं सिचुएशन बना करके कि सपोज कीजिए, एक याद है आप लोगों को कि जब हम एक पेन को लेते थे और अपने सर में से रब करते थे, और इसके कारण क्या होता था कि फ्रिक्शन के कारण हमारे हेयर के जो हेयर है और ये जो मार्कर है, इसमें फ्रिक्शन के कारण चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। एक बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती थी दूसरे बॉडी में, या फिर या तो बाल का इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता था या फिर इसका इलेक्ट्रॉन बाल में चला जाता था। तो जिसके कारण ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते थे। इसके ऊपर क्या हो जाते थे? चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते थे। अब किसी न्यूट्रल बॉडी के पास उसको ले जाते थे हम लोग, तो उस न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ खींच लेता था। हम इस चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी यानी कि छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास ले जाते थे, तो क्या करता था? उसको अट्रैक्ट कर लेता था। तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो भी क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, समझ गए? ठीक है ना। तो वो तीसरा देखते हैं इसके अंदर, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। सपोज कि ये एक बार मैग्नेट है, मतलब एक आपका ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का बार मैग्नेट है, और एक और मैग्नेट है। अब यहां पे ध्यान देखिए, अगर ये मैग्नेट है, ये क्या एक प्रकार का, अगर ये मैग्नेट है और ये भी क्या है? मैग्नेट है। तो मैग्नेट का जो एक मैग्नेट जो होता है हमेशा डाईपोलर होता है। मैग्नेट क्या होता है? हमेशा ऑलवेज डाईपोलर। डाईपोलर का मतलब होता है इसके दो पोल होते हैं। डाईपोलर का मतलब क्या होता है? इसके दो पोल होते हैं, टू पोल होते हैं। तो इसके भी दो पोल होंगे। अच्छा, इसके पोल कहां पे होंगे? एंड पे होंगे। कहां पे होंगे? एंड पे होंगे। चाहे कितना भी छोटा मैग्नेट हो, चाहे कितना भी बड़ा मैग्नेट हो, चाहे पॉइंट साइज मैग्नेट हो, उसके भी दो पोल होंगे, साउथ और नॉर्थ, या नॉर्थ और साउथ। चाहे बहुत बड़ा मैग्नेट ले लीजिए, उसके भी दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। तो ये बार मैग्नेट है, तो इसके एंड पर हम पोल बना देते हैं। एक पर लिख देते हैं नॉर्थ और दूसरे पर लिख देते हैं साउथ। सिमिलरली इस पे भी हम लोग एक पे लिख देंगे नॉर्थ और एक पे लिख देंगे साउथ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो ये क्या करेगा ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे ऑपोजिट पोल, यहां पर क्या है? ऑपोजिट पोल। तो ऑपोजिट पोल क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है। ऑपोजिट पोल क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अगर मान लेते हैं यही हम लोग ऐसा बना देते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और एक साउथ पोल यहां पे बना दिए और यहां पे नॉर्थ पोल बना दिए, तो ये वाला मैग्नेट इधर फोर्स लगाएगा इधर, और ये वाला मैग्नेट देखिए ध्यान से, थोड़ा दूर बना दीजिए, अच्छे से समझ आएगा। नॉर्थ और साउथ, देखिए ये मैग्नेट इसको दूर ढकेलेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, और ये वाला मैग्नेट इसको दूर ढकेलेगा। तो ये रिपल्शन लग रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग रिपल्शन। तो रिपल्शन कब लगता है? सेम पोल में। सेम पोल है यहां, तो सेम पोल में क्या लगता है? सेम पोल में लगता है रिपल्शन। तो कहने का मतलब यह है कि मैग्नेट दो प्रकार के फोर्स लगा रहा है, एक अट्रैक्शन का भी लगा रहा है और दूसरा रिपल्शन का लगा रहा है। अट्रैक्शन का तब लगा रहा है जब अपोजिट पोल है, और रिपल्शन का तब लगा रहा है जब सेम पोल है। तो सेम पोल को एक बोलते हैं लाइक पोल, सेम पोल को बोलते हैं हम लोग लाइक पोल, और अपोजिट पोल को हम लोग बोलते हैं अनलाइक पोल। अनलाइक पोल, अनलाइक पोल। ठीक है, अनलाइक पोल। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। मैग्नेटिक फोर्स हो गया आप लोग का, और एक हम लोग पढ़ देते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स भी बहुत आसान है।
तो न्यूक्लियर फोर्स लगता है हमेशा एटम में। कहां लगता है? एटम में। अब हम जानते हैं कि हमारा जितना सारा मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, ये सारा का सारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों के तीनों ये किससे बने हैं? एटम से बने। किससे बने हैं? एटम से। तो देखिए एटम कैसा होता है, तो एटम के चारों तरफ, एटम जो होता है वैसा राउंड शेप बना देते हैं एक छोटा सा, और एक छोटा सा एरिया होता है बीच में, सेंटर होता है, छोटा सा सेंटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस के बाहर है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, या इसी को बोलते हैं हम लोग शेल, है ना, कक्षा। ठीक। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर आते हैं न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट में क्या होते हैं? ऑर्बिट में यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिट में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ राउंड शेप में, राउंड पाथ बना करके, और वो रिवॉल्व करती रहती है। इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता रहता है ना। तो ये रिवॉल्यूशन किसके कारण? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखिए यहां भागता नहीं है, हमेशा अपने ऑर्बिट को छोड़ करके ये भागता नहीं है। जब ऑर्बिट को छोड़ के तब भागेगा जब बहुत ज्यादा इसको एनर्जी दे दो। तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके रखा है। यानी कि ये जो फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस। ये फोर्स कौन लगा रहा है जी? न्यूक्लियस लगा रहा है। मतलब दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन। किस पे लगा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है, हर कंडीशन में लगाएगा। अब इसके बराबर अगर आप फोर्स लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन ये बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल ये जो न्यूक्लियस फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्स। इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। जहां लिख देंगे हम लोग द फोर्स एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स exerted by nucleus, the force exerted by nucleus is called nuclear force, is called nuclear force। तो हमारा ये टॉपिक जो है खत्म होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल देखा हमने, उसको एक्सप्लेन किया अच्छे से। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के भी बहुत सारे एग्जांपल देखा, उसको भी हम लोग एक्सप्लेन किए, है ना। अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है बहुत यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो, बहुत ही अच्छे क्वालिटी की एजुकेशनल वीडियो मिलेगी इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। और जो भी आप कंपटीशन देना चाहते हैं, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे एनटीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर किसी सैनिक स्कूल का देना चाहते हैं, या फिर केवीएस का देना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपने लेवल का आप बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं अगर आप मेरे से पढ़ते हैं। ठीक है। ये बहुत बेहतरीन लेवल से हम लोग पढ़ते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, पूरे साइंस का चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। तो आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, है ना, एक लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल को, और नोट्स बनाइए प्रॉपर, अच्छे से देखिए, बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।